कम दिया। आगे जब हम दिसंबर के अंदर हम उस विपक्ष के नेताओं को बुलाएंगे सभी मिलकर, वहां पर हम मांग रखेंगे, बताओ करना आपकी सरकार। अब बैकवर्ड का आप मन, जो लोग हैं बैकवर्ड लोगों का मन कैसे भरोगे कि जो 10 साल में तो ऐसे है भाई, मैं बताऊं, अब बैकवर्ड का मन लगा लो चाहे जनरल का मन लगा लो, देखो इन्होंने 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया भाई। 9 साल के अंदर कम से कम 50 वाले तो 100 करने चाहिए, 600 वाले 1200 करने चाहिए। इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से वे पैसे काट दिए। 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के, कोई भाई ये कहता है कि नहीं दिए। आरटीआई का माध्यम से पता करो कि मिले कि नहीं मिले, सबको मिले। इन्होंने एक प्लाट भी नहीं दिया, 10 का 15 कराया भाई। कुछ ना कुछ काम करे हैं नू है, सबके काम को नहीं हुए। बाकी 10 वाला ये जो क्रीमी लेयर का लगा लो, अरे जब सरकार थी उसके अंदर क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं। 8 लाख था ना, तो उसमें कर्मचारी की 3 क्लास की सैलरी थी, ना कोई छोटा दुकानदार की थी, ना कोई बड़ा जमींदार की थी। इन्होंने सारी जोड़ दी, ठीक है नहीं। तो ऐसी बात नहीं थी, कांग्रेस के समय में हुआ है। पत्रकार बंधु, पिछला प्रोग्राम जो हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक बरवाड़ा से बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी की अध्यक्षता में भिवानी में हुआ, उससे पहले सोनीपत में हुआ, उससे पहले फतेहाबाद में हुआ। पिछड़ा वर्ग के किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हमारे जो नेता हैं सभी ने उसमें भाग लिया, और एक खुशी लोगों के बीच में हुई कि पिछड़ा वर्ग की जो मांगे हैं, जो आवाज़ है, वो रामनिवास घोड़ेला जी पूरे हरियाणा में घूमकर उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं। अब भी जब ये पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन भिवानी में हुआ, बहुत हज़ारों लोग यहाँ पहुँचे। लोगों के फ़ोन आए कि भाई साहब जब भी ये प्रोग्राम हो हमें सूचित कराया करो। तो आज इसी कड़ी में अगला प्रोग्राम 22 तारीख को कैथल में होने जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है, पत्रकार साथियों के माध्यम से, कि भिवानी के प्रत्येक पिछड़ा वर्ग के जो हमारे साथी जिनको हम सूचित नहीं कर सकते, वो प्रेस के माध्यम से वो जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। कि संगठन में देखो उन आदमियों को जगह मिलनी चाहिए जो आदमी 20-20, 30-30, 40-40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन आदमियों को संगठन में जगह मिलनी चाहिए। देखो वो तो भाई हाईकमान का काम है, कब देखो तैयार करेगा। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो लिख के भेज रखे, ठीक है नहीं। सर, विपक्ष का काम होता है सरकार की जो चीज़ें उसको उठाना। क्या मानते हैं कि कांग्रेस सही तरीके से आवाज़ उठा पा रही है जनता की? देखो बिल्कुल उठा रही है। देखो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, भाई दीपेंद्र जी, चौधरी उदय भान जी और जितने भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए है, एक्स एमएलए है, सारे देखो विपक्ष की जो आज कमी है वे सारी सड़कों पर लेके आने लग रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी 3,500 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसका रिजल्ट आपको दिखा है। देखो आज कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, राजस्थान में भी हम गए थे, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, हरियाणा में भी हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, अपना जब हरियाणा के अंदर एंट्री करी थी, लाखों करनाल के अंदर की बात करें जो सीएम सिटी कहते हैं करनाल के अंदर, वहाँ पर भी लाखों आदमी राहुल गांधी जी को स्वागत के लिए, और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी हमारे अध्यक्ष उदय भान जी का अगुवाई में उनका स्वागत के लिए खड़े थे। का गठन हुआ और पंचायतों में इन्होंने 8% आरक्षण हमारे को दिया, परंतु 27% आरक्षण बनता है, 27 देना चाहिए था इन्होंने। एक आनंद फानन में जातीय जनगणना नहीं कराई, जातीय जनगणना करानी चाहिए। क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा है। आज जो हक हमारे को मिलना चाहिए नहीं मिलता। कौशल रोजगार लेके आ गई सरकार। विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्पेशल सवाल किया था खट्टर साहब से, भैया आपने कौशल रोजगार तो लेके आ गए, इसमें बैकवर्ड का आरक्षण कहाँ है? स्पेशल से अगर कोई विपक्ष का नेता पूछेगा तो उसमें जवाब तो होना चाहिए, है ही नहीं कोई आरक्षण। सिर्फ इनका मतलब ये है कि जो बाबा साहब ने हमारे को हक दिया उस हक को खाने का काम करते। किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जाओगे? देखो मुद्दे हम तो क्या है, पब्लिक को सारी को पता है। अब देखो जो इकट्ठे होने लग रहा है पिछड़ा वर्ग, ये इसी बात को तो लेकर इकट्ठा हो रहे, हमारी जातीय जनगणना कराई जाए, जातीय जनगणना कराया जाए। अगर 27% तो है हम,
तो 27 दे दो, 27 से कम है तो कम दे दो, ज़्यादा दे दो। जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी के समय में जातीय जनगणना शुरू होने की बात होगी और उन्होंने सारी सिस्टम भी बना दिया, परंतु इस सरकार ने सारा बंद कर दिया। सर कांग्रेस तक में कोई चीज़ होती है तो वही दीवानी में भी होती है, दीवानी के नेता रोहतक में जाकर के रैलियां करते हैं, तो क्या मानते हैं सर, इस तरह से क्या सरकार बन पाएगी? आप मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पर आके कोई कांग्रेस पार्टी का नेता रैली करता है, नो बताओ कांग्रेस पार्टी का नुकसान कौन सा? कोई आदमी ये तो नहीं कहेगा कि फलां प्रदीप गोलिया जी को वोट मत देना, कांग्रेस पार्टी के वोट मांगेगा। चल जो हमारा सम्मेलन है वो तो बिना पार्टी का, मैं आपको बताऊं, अब हम कैथल में जो पिछड़ा वर्ग के साथी हमारा सम्मेलन कर रहे हैं वो तो बिना पार्टी का है, उसमें कोई किसी पार्टी का आदमी भी उस सम्मेलन में आ सकता है और अपनी बात को रख सकता है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई रोहतक रैली करके आए या हम जाके भिवानी में रैली करें अलग से पार्टी की, तो उसमें नुकसान कौन सा है भाई? ये होगा ना, दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया ना, तो कैंडिडेट देखो के लिए तो ऐसे है जी, कैंडिडेट खड़ा करने से कैंडिडेट नहीं बनता जी। कैंडिडेट वही होता है जिसका पल्ला वोट हो, आपको बताऊं, जिसकी पहचान हो। ये तो पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, हुड्डा साहब ने और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने फैसला कर दिया है, जो आदमी जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगी, बंदरबाट नहीं होगी। हमको लाते नहीं ना, हमारे पास पैसे, ये समाज आपका बलबूते पर इकट्ठा होता है, गाड़ी घोड़े भी आपके लेके जाते हैं, पैसे भी आपके लगाते हैं और जहां हम कहते हैं वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को मानना पड़ेगा, जो हमारी मांग है वे मांग सरकार ने माननी पड़ेगी, नहीं तो जो 2024 का चुनाव है 1 साल बाद में, भाई पिछड़ा वर्ग समाज इस सरकार को चलता करेगा, मेरा ही मानना। पिछड़ा और जो पिछड़े को बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो पहली बात तो देखो संगठन होते हैं, वे अनेक संगठन होते हैं, हर समाज में होते हैं। जिस दिन एक की बारी आएगी उस दिन सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी ये संगठन अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, सरकार से अलग अलग मांग करते हैं। बाकी रही नौकरी की बात, देखो हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय बैकवर्ड के लिए अनेक योजनाएं भी लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब ने। बाकी क्लास 1-2 की बात बताना चाहता हूँ, क्लास 1-2 के अंदर लंबी हमारी मांग थी कि हमारे को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु हमारे को 10% मिलता था। परंतु हुड्डा साहब की सरकार में हमारा जो 10% वाला आरक्षण कोटा था वो हमारे को 15% देने का काम किया, यानी कि 10% बैकवर्ड ए को और 5% बैकवर्ड बी को। तो बाकी नौकरियां भी अच्छी लगी थी। आज तो जो नौकरियां मेरिट की बात कर रहे हैं, भाई मेरिट की बात कर रहे हैं, मेरिट पर नौकरी है तो नहीं। जितने पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए, पेपर भी लीक हो गए, ज्वाइनिंग भी करा दी, 2 काम कर दिए। पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक हुआ तो कोई ना कोई तो कारण है, ठीक है नहीं। और मेरिट की बात नहीं है, क्लास 1-2 की बात करें, उसके अंदर ये दिखाओ तो कि इंटरव्यू में कितने % नंबर बढ़ा दिए इन लोगों ने। पहले कितने % मतलब कितने इंटरव्यू में देते थे, आज कितने देते हैं। तो ये सब वैसी बात कहने मर करने में बहुत फर्क है बीजेपी का, वह बात है नहीं ज़मीनी स्तर पर। बाकी हुड्डा साहब का राज में ये ऐसे है, जो बैकवर्ड था इनको मिला है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के वजीफे की बात करें हम, उसके अंदर आपको 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफा मिलता था। और इसके अलावा 100 वर्ग गज के प्लाट की बात करें, 3,92,000 प्लाट पूरे हरियाणा प्रदेश में बैकवर्ड और SC भाइयों को दिए। अनेक योजनाएं, माटी कला बोर्ड का गठन किया हुड्डा साहब ने, कैश कला बोर्ड का गठन किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, ताकि इन समाजों का भला हो सके। परंतु इस सरकार ने तो देखो माटी कला बोर्ड का 4 साल हो गए, कोई चेयरमैन भी नहीं, कोई मेंबर भी नहीं है। 9 साल हो गए कैश कला बोर्ड का, ना कोई मेंबर है ना कोई चेयरमैन है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग दोबारा बनाया सही मान बीजेपी सरकार ने। हमारी सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया था, सारे काम हो गए थे, पर तो इस सरकार ने वो बंद कर दिया था, दोबारा चालू कराया। जब हमने ये रैलियाँ शुरू करी